हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसे आपने कक्षा 9 में कंप्लीट कर लिया था कि वास्तविक संख्याओं में ढेर सारी संख्याएं थी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो उसी में आता है एक धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं। सॉरी, यहाँ पे एक बार लिख दिया है। धन पूर्णांक संख्याएं, तो धन पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पे हम इसके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में हम यहाँ पे धन पूर्णांक संख्याओं के क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे। कौन कौन सा गुणधर्म पढ़ेंगे? एक तो पहला गुणधर्म है हमारा, क्या गुणधर्म है पहला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक संख्या है, अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए a और b है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r का जो मान है वो हमेशा b से छोटा होता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कि अगर हमारे पास कोई भी दो धन पूर्णांक हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला जो हमारा गुणधर्म है वो क्या है? वो है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा जो हमारा गुणधर्म इसमें हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा गुणधर्म क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, या फिर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे दो गुणधर्म पढ़ने हैं यहाँ पे। इस चैप्टर में हम धन पूर्णांक के दो गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, दूसरा हमारा क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब यहाँ पे बात आती है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, इसका हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसका क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इस प्रमेय का हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला अनुप्रयोग हमारा क्या है? अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। इसका जो अनुप्रयोग हम क्या पढ़ेंगे? इसका अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग क्या? अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में। और दूसरा अनुप्रयोग हमारा क्या है? संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार।
दूसरा अनुप्रयोग इसमें आता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो संख्याओं के दशमलव प्रसार में हम क्या पढ़ेंगे, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने पे। जैसे कक्षा 9 में हमने कंप्लीट कर लिया था कि ये सभी क्या है हमारा अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, पाई, 0.1, 01, 001, 0001, ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसकी अपरिमेयता मतलब कि ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे कि ये सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें पहला क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके 2 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। पहला है अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, और दूसरा हमारा क्या है संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसमें हम पढ़ेंगे शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका अंग्रेजी क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या हो, हमने आपको अभी यहाँ पे लिखवाया था कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसकी ये हो गई प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ तक तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 30 है, 30 मान लीजिए 30 है, 30 का अगर हम गुणनखंडन करें, 30 का क्या करें अगर गुणनखंडन करें तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 15, 15 दूना 30, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15 और ये 5 एकम 5,
तो इसका जो गुणनखंडन आया कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर इतना। 30 का जो गुणनखंडन आया कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो गया हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया कि ये सभी अभाज्य संख्याएं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसको हमने अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल के रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब बात आती है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है, इनका जो क्रम है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, ये सभी अभाज्य गुणनखंडन है, इनका जो क्रम आया है 2 गुणे 3 गुणे 5, इनके क्रम के बिना, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 के बिना यह जो गुणनखंडन होगा यह क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक अकेला होना चाहिए, एक, दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, दूसरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है इंग्लिश में यूनिक, मतलब एक ही होना चाहिए बस। तो यहाँ पे एक ही ये कब होगा, क्यों यहाँ पे बोल दिया कि इसके गुणनखंडन के बिना ये अद्वितीय होगा, क्यों? क्योंकि अगर 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो भी 30 आएगा। ये भी 30 का अभाज्य गुणनखंडन है। यहाँ पे भी ये प्रमेय लागू होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये 30 को हम यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिए। तो 2 गुणे 5 गुणे 3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 5। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जो ये अभाज्य गुणनखंड है, इसका जो क्रम है, इसका एक क्रम हो गया, दूसरा क्रम हो गया, तीसरा क्रम हो गया, चौथा क्रम, इसके बिना यह जो क्रम होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। इसके बिना, इन सब के बिना ये क्या होगा, क्रम इसका अद्वितीय होगा, मतलब एक ही होगा। अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो इसका जो गुणनखंडन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, एक होगा, अकेला होगा, यूनिक होगा। बात क्लियर है इतना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है कि 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है कि n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। ये क्या कह रहा है, सीधा सीधा मतलब कि कह रहा है 4 की घात n के किस मान के लिए ये शून्य हो जाएगा। n का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये शून्य पर हो जाएगा। तो इसको हमें पता करना है, क्या n का मान ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए कि 4 की घात n है, 4 की घात n है। अब यहाँ पे 4 को देखिए, केवल अगर 4 को देखिए तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। इतनी बात क्लियर है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। फिर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 आधा, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1। जब आधार समान हो तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार 1 और 1 कितना हो गया, घात 2 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए n
4 की घात n है, तो यहाँ पे हम 4 की घात n कर देंगे, यहाँ पे भी घात n कर देंगे, यहाँ पे भी घात n कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों तरफ घात n करने पर, दोनों पक्षों में घात n करने पर, घात n करने पर। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 की घात n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे कहीं मिल जाता है a की घात m की घात n, तो इसका मतलब क्या होता है कि m और n का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाता है m गुणे n। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे n और 2 का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। 2 और n का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 की घात n को हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 2n। अब यहाँ पे अगर 2 की घात 2n पर अगर विचार किया जाए तो n बराबर अगर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2 की घात 2 प्राप्त होगा, 2 की घात 2 प्राप्त होगा। तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो क्या ये 0 पर चला गया, नहीं। n बराबर 1 के लिए भी ये 0 पे नहीं गया। अब n बराबर अगर 2 ले लेते हैं, तब देखिए n बराबर अगर 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या ये अब 0 पे चला गया, 2 की घात n, यहाँ पे 2 की घात 2n बराबर किसके था, 4 की घात n। तो क्या 4 की घात n अब 0 पर चला गया, यहाँ पे 4 की घात n अगर n बराबर हमने 2 लिया तो क्या ये 0 पर चला गया, नहीं। n बराबर 2 पर भी ये 0 पर नहीं गया। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n, n बराबर 3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 यानी 2 की घात 6। तो यहां से ये हो जाएगा 64। 2 की घात 6 का मान कितना हो जाएगा, 64। तो क्या ये अब 0 पर चला गया, यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है 2 की घात का मान भी बढ़ रहा है। 2 की घात जब 1 था तो यहाँ पे 2 था, 2 की घात 3 था तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 की n की घात n बराबर जब 2 लिया तो यहाँ पे 4 आ गया, n बराबर जब 3 लिया तो यहाँ पे 6 आ गया। वैसे जब यहाँ पे n बराबर हम क्या ले लेंगे, n बराबर 4 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 64 गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 छक्का 24, 24 1 25, 256 हो जाएगा। तो क्या अब ये 0 पर चला गया, नहीं गया। तो n का मान बढ़ाते चले जाएंगे, n का मान बढ़ाते चले जाएंगे, n का मान बढ़ाते चले जाएंगे। n बराबर 5 ले लेंगे, n बराबर 6 ले लेंगे, n बराबर m ले लेंगे, कोई मान अगर m ले लेंगे, तब भी 4 की घात n वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे n का मान हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जब n बराबर कोई भी बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे, तो उसका मान 0 के बराबर तो कभी नहीं होगा, उतना बड़ा मान प्राप्त होगा। तो n बराबर m के लिए तो ये कभी भी 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो n का ऐसा कोई मान मिलेगा ही नहीं जिसके लिए 4 की घात n का ऐसा कोई मान मिलेगा ही नहीं जिसके लिए 4 की घात n का मान वो 0 पर चला जाए। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, अतः n का ऐसा कोई मान
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसके लिए 4 की घात n का मान 0 हो जाए। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण नंबर 2। बेसिकली आपके एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण 1 था, अब उदाहरण 2 करवाने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मासा और लासा ज्ञात कीजिए। किस विधि से बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से, यानी अंकगणित की आधारभूत में उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। तो यहां से 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 6 को हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे हो गया। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3। उसी तरह 20 का जो गुणनखंडन आएगा कितना आएगा, ये आएगा 2 दहम 20, 2 पच्चे 10 और 5 का 9। तो इसका जो गुणनखंड आया कितना आया 20 का, वो आया 2 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर है। तो हमारे पास गुणनखंड आ गया 6 का कितना है 2 गुणे 3, 20 का कितना है 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ पहले देख लेते हैं। एचसीएफ किसका, 6 और 20 का। तो एचसीएफ 6 और 20 का गुणनखंड विधि से अगर हम जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात कौन सा है, किस अभाज्य गुणनखंड की, उभयनिष्ठ दोनों में। उभयनिष्ठ देखिए कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात कौन सी है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। 2 की सबसे छोटी घात इसमें क्या है, 1 है। इसमें क्या होगा, 2 होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5, क्योंकि आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 की क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है 2। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 2। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है 1, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2। तो दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, छोटी घात यहाँ पे है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हमारा ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी हमारी, एचसीएफ हो जाएगी। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात, यहाँ पे उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात, यहाँ पे 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। 2 यहाँ पे भी देखिए उभयनिष्ठ है। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, ये होगी 2 की घात 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2। अब बचा क्या 5, और इसमें क्या बचा 3। तो इन सब का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे लिखना भूल गया, एलसीएम ऑफ 6, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60। तो एलसीएम ऑफ 6, 20 कितना मिल गया हमको 60। तो यहाँ से एचसीएफ कितना मिला 2 और एलसीएम कितना मिल गया 60। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज और निकल के आई है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों को अगर आपस में गुणा करें, एलसीएम आप 6, 20 गुणे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिख दिया तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएफ आप 6, 20
ये बराबर होगा किसके, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आया, यहाँ पे एलसीएम 6 और 20 का कितना आया, एलसीएम आया है 60। और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 2। और यहाँ पे 6 गुणे 20, इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 60 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 6 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बनता है। हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था। एचसीएफ पूछा था, एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम एफसीएफ हमने यहाँ पे निकाल लिया था। ये हमने इससे रिलेटेड एक टॉपिक था, उसको बताने का यहाँ पे प्रयास किया कि अगर दो संख्याएं हो, उनका एचसीएफ हो और एलसीएम हो, आपस में गुणा किया जाए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर आता है। तो यहां से हो जाएगा फार्मूला, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। या फिर इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, अगर हमारे पास दो संख्याएं हो, दो संख्याओं ए कॉमा बी के लिए, दो संख्याओं ए कॉमा बी के लिए एचसीएफ ऑफ ए कामा बी गुणे एलसीएम ऑफ ए कामा बी बराबर हो जाता है ए गुणे बी। अगर हम दो संख्याएं लें, ए और बी, हमारे पास अगर दो संख्याएं हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा वो और एलसीएम होगा वो, अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर आता है। तो ये हो गया हमारा एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का एलसीएम। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, और ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।